स्टूडेंट्स, आज हम इंश्योरेंस क्लेम में कॉन्सिक्वेंटल लॉस इंश्योरेंस परिणामी हानि का बीमा के अंतर्गत बढ़े हुए कार्यशील व्ययों के लिए दावा क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। यानी कभी कभी जब आग लगती है तो अग्नि बीमा अनुबंध में यह भी शामिल कर लिया जाता है कि क्षतिपूर्ति अवधि के दौरान बिक्री बढ़ाने के लिए यदि कंपनी या संस्था द्वारा कोई अतिरिक्त व्यय किए जाते हैं तो उनका भुगतान भी बीमा कंपनी करेगी। यानी आग लगने के बाद क्षतिपूर्ति अवधि में यानी कोई नया मकान, नया भवन किराए पर ले लिया गया है बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से, या कोई प्लांट और मशीनरी किराए पर ले ली गई हैं, या विज्ञापन के अतिरिक्त व्यय किए गए हैं, तो ये इस क्लेम में शामिल होंगे। और अतिरिक्त व्ययों की क्षतिपूर्ति इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा तभी की जाएगी जबकि क्षतिपूर्ति अवधि के दौरान इन अतिरिक्त व्ययों की वजह से बिक्री बढ़ी हो। तो बढ़े हुए कार्यशील व्ययों के दावे की राशि की गणना किस तरीके से की जाएगी, तो इसमें हम 3 चीज़ें हैं। इनमें से जो सबसे कम राशि होगी वो दावे की राशि होगी। तो पहला पॉइंट आता है कि क्षतिपूर्ति अवधि में बिक्री में वृद्धि करने के लिए किए गए अतिरिक्त वास्तविक व्यय यानी एक्चुअल एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग इंडिवेंटिव पीरियड, और अतिरिक्त बिक्री पर अतिरिक्त सकल लाभ की राशि यानी एडिशनल ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडिशनल सेल्स। और यदि सभी, थर्ड पॉइंट है, यदि सभी स्थिर व्ययों का बीमित नहीं है तो दावे की राशि एक फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो उसमें 2 फॉर्मूले हैं, उनमें से हम किसी भी एक फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला है एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग इनटू पॉलिसी टू बी टेकन अपॉन पॉलिसी टू बी टेकन प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। एक फॉर्मूला तो ये है, और दूसरा फॉर्मूला है जो इसका ऑल्टरनेट फॉर्मूला है वो है एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। तो ज़्यादातर इस सेकंड वाले फॉर्मूले को ही हमें यूज करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या क्षतिपूर्ति अवधि के दौरान बिक्री बढ़ी या नहीं बढ़ी, इसकी प्रश्न में सूचना अगर क्लियर दे रखी है तो ठीक है, और अगर नहीं दी जाती है तो ये माना जाता है कि क्षतिपूर्ति अवधि की जो वास्तविक बिक्री है वो एडिशनल वर्किंग कॉस्ट की वजह से ही हुई है। तो ये रहा बढ़े हुए कार्यशील व्ययों के दावा किस तरीके से निकालना है। अब नेक्स्ट इसमें टर्म आती है बीमित स्थिर व्ययों में बचत यानी सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। यानी यदि क्षतिपूर्ति अवधि के दौरान बीमित स्थिर व्ययों में किसी प्रकार की बचत होती है, यानी इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में अगर कोई सेविंग हो जाती है, तो ऐसी बचत को बढ़ी हुई कार्यशील व्ययों के दावे की राशि में से कम कर दिया जाएगा। तो टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट, यानी वैसे इससे पहले हमने जो वीडियो देखा उसमें हमने किया था केवल लॉस ऑफ प्रॉफिट, कॉन्सिक्वेंटल लॉस इंश्योरेंस में लॉस ऑफ प्रॉफिट, लेकिन यहाँ एडिशनल वर्किंग कॉस्ट वाले में हम जब अमाउंट ऑफ क्लेम निकालेंगे तो कुल लाभ की हानि यानी टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा लाभ की हानि यानी लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस बढ़े हुए कार्यशील व्ययों का दावा क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस माइनस बीमित स्थिर व्ययों में बचत यानी सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज। ये करते हुए हम इसकी गणना करेंगे। और अमाउंट ऑफ क्लेम जो होगा वो होगा अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पॉलिसी और इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन पॉलिसी टू बी टेकन या इंश्योरेबल अमाउंट इनटू टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट। यानी जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है उस लॉस ऑफ प्रॉफिट को अमाउंट ऑफ क्लेम जब हम निकालेंगे तो अगर जितने की पॉलिसी ली जानी चाहिए थी उससे कम की पॉलिसी ली गई है तो इस फॉर्मूले से हम टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। अब देखिए, यदि व्यवसायी ने आग बुझाने पर कुछ व्यय किए हैं तो इन्हें भी इस प्रकार की दावे की राशि में जोड़कर कुल दावे की राशि ज्ञात की जाएगी। अब एक सवाल है कि आग के कारण व्यापार के काम में बाधा की अवधि 4 माह की थी। परिणामी हानि बीमा 60,000 रुपये के लिए लिया गया था। बाधा की अवधि में 40,000 रुपये की बिक्री हुई, जिसमें से 16,000 बिक्री इस अवधि के लिए 400 रुपये मासिक किराए पर लिए गए अन्य भवन के कारण संभव हुई थी। इस अवधि में बीमित स्थिर खर्चों में 200 रुपये मासिक की बचत हुई। पिछले लेखा वर्ष की इसी अवधि में 1,20,000 रुपये की बिक्री हुई थी और चालू वर्ष की बिक्री में 10% की वृद्धि की प्रवृत्ति व्यवसाय में देखी गई। आग लगने की तिथि से ठीक पहले के 12 महीनों की बिक्री 4 लाख रुपए थी।
पिछले वर्ष के लाभानी खाते से प्राप्त निम्न अन्य सूचनाओं का उपयोग करते हुए परिणामी हानि के दावे की राशि ज्ञात कीजिए। विक्रय 3,60,000 रुपये, शुद्ध लाभ 40,000 रुपये, स्थायी व्यय यानी स्टैंडिंग चार्जेस 40,000, जिसमें से 8,000 के व्ययों का बीमा नहीं करवाया गया है। तो सबसे पहले हम लेंगे शॉर्ट सेल्स निकालेंगे और इसके लिए स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम फॉर कॉन्सिक्वेंटल लॉस। इसमें फर्स्ट स्टेप जो हमें करना है वो है कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स निकालने के लिए हम गत वर्ष में इंडिमेंटी पीरियड में जितनी बिक्री हुई थी उस बिक्री को आधार लेंगे, तो हो जाएगा सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड इन प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर कॉरस्पॉन्डिंग टू इंडिमेंटी पीरियड। स्टैंडर्ड सेल्स 1,20,000 और उसमें 10% अपवर्ड ट्रेंड था तो 10%, 1,20,000 का 10% ऐड करेंगे 12,000, तो एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स आ गई 1,32,000। इसमें से हमें लेस करना है एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग डिसलोकेशन पीरियड या ड्यूरिंग इंडिमेंटी पीरियड, यानी क्षतिपूर्ति की अवधि के दौरान कितनी वास्तविक बिक्री हुई, वो हुई 40,000 रुपये। तो अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स आ गया 92,000, यानी बिक्री में कमी 92,000 आ गई। अब नेक्स्ट अपने को लेना है कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स या ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर इंटू नेट प्रॉफिट फॉर प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर इंटू 100। तो प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर की जो नेट प्रॉफिट है 40,000 है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 32,000 है, इन दोनों को ऐड करेंगे और सेल्स ड्यूरिंग प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर यानी गत वर्ष की जो बिक्री है वो 3,60,000 है, इंटू 100 कर रहे हैं, तो ये रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 20% ऑन सेल्स। थर्ड स्टेप आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ये ऑन शॉर्ट सेल्स। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इंटू शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स 92,000 है एंड रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया 18,400। अब हम फोर्थ स्टेप में करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर इंक्रीज्ड वर्किंग कॉस्ट, यानी अतिरिक्त बिक्री के लिए अतिरिक्त जो खर्चे हुए हैं वो 400 रुपये महीने से 4 महीने का एक मकान किराए पर लेकर वहाँ व्यापार किया गया, तो अतिरिक्त व्यय हो गए 400 इंटू 4 किया तो 1,600 रुपये अतिरिक्त कार्यशील व्यय हुए और इस राशि में से केवल उतनी ही राशि दावे के रूप में स्वीकार होगी जो कि फॉर्मूले में हम निकालेंगे। तो पहला है ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ऑन एडिशनल सेल्स रिजल्टेड ड्यू टू इनकरेंस वर्किंग इंक्रीज कॉस्ट, यानी अतिरिक्त व्ययों की वजह से अतिरिक्त बिक्री कितनी हुई 16,000 रुपये की हुई और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, तो ये आ गया 3,200। और बी में हम निकालेंगे इंक्रीज वर्किंग कॉस्ट इंटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। तो इंक्रीज वर्किंग कॉस्ट है 1,600, नेट प्रॉफिट 40,000, तो 1,600 इंटू 40,000 प्लस 32,000 अपॉन 40,000 प्लस 40,000, तो ये इस फॉर्मूले से आ रहा है 1,440। तो दोनों में से जो कम राशि है वो है 1,440 रुपये। तो एडिशनल वर्किंग कॉस्ट के दावे की राशि वैसे 1,440 आ रही है, लेकिन बीमित स्थिर व्ययों में 200 रुपये महीने की बचत हुई, 200 रुपये महीने के हिसाब से 4 महीने की बचत 800 रुपये हो गई। तो बढ़ी हुई लागत के दावे की राशि जो होगी 1,440 में से हम 800 कम कर देंगे तो 640। अब एवरेज क्लॉज, यहाँ एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज यानी औसत वाक्य लागू होगा। तो इसके लिए एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग 12 मंथ्स प्रीसीडिंग टू द डेट ऑफ फायर, यानी आग लगने से तुरंत पूर्व के 12 माह की जो बिक्री है वो 4 लाख रुपए है, उसमें हम 10% इंक्रीजिंग ट्रेंड का ऐड करेंगे, तो 4 लाख का 10% 40,000 ऐड कर देंगे, तो एडजस्टेड एनुअल सेल्स हो गई 4,40,000। अब हम फॉर्मूले से निकालेंगे इंश्योरेबल अमाउंट। इंश्योरेबल अमाउंट होगा 4,40,000 का 20% जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है उससे ये बैठता है 88,000, जबकि पॉलिसी यानी इंश्योरेबल अमाउंट का मतलब है कि कितने की पॉलिसी ली जानी चाहिए थी 88,000 की, लेकिन पॉलिसी 60,000 रुपये की ली गई है, तो दावे की राशि आनुपातिक रूप से कम होगी। तो हम लेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट इंटू लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस अलाउेबल इंक्रीज वर्किंग कॉस्ट। तो इंश्योरेबल अमाउंट 60,000 है और इंश्योर्ड अमाउंट 60,000 है, इंश्योरेबल अमाउंट 88,000 है, इंटू लॉस ऑफ प्रॉफिट 18,400 प्लस अतिरिक्त व्ययों के लिए जो दावे की राशि वो 640।
तो इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो अमाउंट ऑफ क्लेम बन रहा है 12,982 रुपये अप्रॉक्सीमेट। तो अतिरिक्त कार्यशील व्यय अगर हैं, बिक्री बढ़ाने के लिए अगर किए गए हैं, तो उसके दावे की राशि की गणना हम किस तरीके से करेंगे, ये हमने इसमें किया।